उसके बाद इसका वैलिडेशन मेथड टेस्ट किया गया और वैलिडेशन मेथड में ये चीज़ देखी गई दैट दिस मेथड was validated in terms of linearity, precision, stability and accuracy। चीज़ों की इन सारी चीज़ों के लिए लीनियर इक्वेशन हासिल करने के लिए दैट इज़ इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लीनियर इक्वेशन को हासिल करने के लिए दो चीज़ों के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया गया और ये दो चीज़ें थी पीक एरियाज ऑफ ईच एनालाइट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। उसके बाद लिमिट ऑफ डिटेक्शंस और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशंस की वैल्यूज़ डिटर्मिन की गई। लिमिट ऑफ डिटेक्शन और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन की वैल्यूज़ को डिटर्मिन करने के लिए एस ओवर एन रेशो फाइंड आउट की गई दैट इज सिग्नल टू नॉइस रेशो। इट मीन्स कि इसके लिए डिज़ायर्ड सिग्नल और उनकी जो है वो रेशो टू द बैकग्राउंड नॉइस, इन दोनों चीज़ों की रेशो मालूम करने के बाद लिमिट ऑफ डिटेक्शन और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशंस फाइंड आउट की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट टेबल में जो है इनकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन और इनकी एस ओवर एन वैल्यू दिखाई गई है। इसके बाद जो थी वो लिनियरिटी को फाइंड आउट करने के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर स्क्वायर यूज़ किया गया था और ये चीज़ देखी गई कि सारे के सारे एनालाइट्स जो हैं उनकी लिनियरिटी 0.996, 0.9996 एंड 0.996 और 1 के टेस्ट रेंज के दरमियान में सारे एनालाइट्स की लिनियरिटी है जो फॉल करती है। उसके बाद लिमिट ऑफ डिटेक्शंस और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशंस को जब देखा गया तो ये देखा गया कि लिमिट ऑफ डिटेक्शन जो है वो 0.02 से 1.32 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर की रेंज में है और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन जो है वो 0.05 से 5.29 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर की रेंज में फॉल कर रही हैं। देन इनकी प्रिसीजन चेक की गई। प्रिसीजन चेक करने के लिए दो फिनोमेनाज यूज़ किए गए, इंट्राडे वेरिएबिलिटी एंड इंटरडे वेरिएबिलिटी। इंट्राडे वेरिएबिलिटी मीन विद इन 1 डे जितनी भी सैंपल के अंदर वेरिएशंस आती हैं वो इंट्राडे वेरिएबिलिटीज़ कहलाती हैं। इंट्राडे वेरिएबिलिटीज़ को चेक करने के लिए 3 डिफरेंट कंसंट्रेशंस सैंपल्स की यूज़ की गई और इन 3 डिफरेंट कंसंट्रेशंस के 6 रेप्लिकास बनाए गए, यानी हम कह सकते हैं कि 6 टाइम्स इनको कंडीशंस रिपीट करवाई गई, 6 टाइम्स सेम कंडीशंस एक्सपोज करवाई गई थी, ठीक, विद इन 1 डे। तो इंटरडे वेरिएबिलिटी जब बात की गई तो इंटरडे वेरिएबिलिटी का मीन है कि एक दिन के अलावा, मतलब उसमें हम नाइट भी इंक्लूड कर सकते हैं, एक दिन के अलावा जो भी वेरिएशंस आई हैं, एक दिन एक रात के बाद जो वेरिएशंस इंक्लूड की गई हैं, जो वेरिएशंस टेस्ट की गई उन्हें हम इंटरडे वेरिएबिलिटी का नाम देंगे। जब इंटरडे वेरिएबिलिटीज़ टेस्ट की गई तो उस पर्पज़ के लिए ट्रिप्लिकेट्स यूज़ किए गए थे। ये 3 डेज़ कंसेक्टिव 3 डेज़ के बाद जो थी वो इंटरडे वेरिएबिलिटीज़ चेक की गई थी। उस पर्पज़ के लिए ट्रिप्लिकेट्स यूज़ किए गए थे, यानी कि सैम्पल्स को 3 टाइम्स सेम कंडीशंस दी गई थी। देन क्या किया गया कि इंट्राडे और इंटरडे प्रिसीजन को चेक करने के लिए रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ की गई थी। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये रेशो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के दरमियान, और इसमें जो है वो एक्चुअली रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये परसेंटेज होती है। इसका फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो जितनी भी वेरिएशन आती है उसे परसेंटेज की फॉर्म में शो किया जाता है। कैलकुलेशन के बाद ये नतीजा सामने आया कि ओवरऑल इंट्राडे और इंटरडे वेरिएबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट लेस दैन 3.33% थी। इसके बाद इनकी रिपीटेबिलिटी चेक की गई और रिपीटेबिलिटी चेक करने के लिए 6 रेप्लिकाज यूज़ किए गए थे सेम सैंपल के, यानी सेम सैंपल को 6 टाइम कंडीशंस दी गई थी और ये चीज़ देखी गई कि रिपीटेबिलिटी में जो वेरिएशंस थी वो 2.98% से भी कम थी, यानी 3% से भी कम वेरिएशंस आ रही थी। देन सैंपल की या मेथड की स्टेबिलिटी चेक की गई। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या किया गया? Stability of the sample solution was investigated at 0, 2, 4, 8, 12 and 18 hours, यानी वक्फे से कुछ टाइम बाद सैंपल की स्टेबिलिटी देखी गई कि आया इसके अंदर
जो भी कंपाउंड्स मौजूद हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी कंपोनेंट्स इसके अंदर डिटेक्ट हो रहे हैं, वो कितनी देर स्टेबल रहते हैं, सैम्पल कितनी देर स्टेबल रहता है। तो वक्फे वक्फे से जो था वो सैम्पल की स्टेबिलिटी चेक की गई और उस पर्पज़ के लिए भी दोबारा से रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की गई थी। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद ये पता चला the relative standard deviation percentage of peak areas of the analyzed compound in the actual sample was less than or equal to 3.02%. It indicates that the analyzed compound in the samples were stable at least 18 hours. तो इससे ये नतीजा अखज़ होता था कि बार बार उनकी स्टेबिलिटी चेक करने के बाद भी उनमें जो वेरिएशंस थी वो लेस दैन 3.02% आ रही थी, मतलब बहुत ही कम वेरिएशंस आ रही थी। तो इससे पता चला कि जो सैम्पल है वो एटलीस्ट 18 आवर्स के लिए स्टेबल है। ये टेबल्स शो किए गए हैं जिसमें उनकी कैलिब्रेशन कर्व्स, हर कंपाउंड की उनकी लीनियर रेंज, उनकी लिमिट ऑफ डिटेक्शंस, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशंस शो करवाई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंट्राडे वेरिएबिलिटी है। इंट्राडे वेरिएबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में वो शो करवाई गई है। देन सैम्पल इस मेथड की वैलिडेशन को चेक करने के लिए रिकवरी टेस्ट परफॉर्म किए गए। इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए रिकवरी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस को एक्चुअल सैम्पल के अंदर ऐड किया गया। उनके ट्रिप्लिकेट्स बनाए गए हर लेवल के लिए, जैसे 0.33 ग्राम, 0.30 ग्राम, 0.27 ग्राम, यानी कि डिफरेंट कंसंट्रेशंस को डिफरेंट कंडीशंस 3 टाइम्स प्रोवाइड की गई। उसके बाद रिकवरी फार्मूला के थ्रू रिकवरी परसेंटेज फाइंड आउट कर ली गई। रिकवरी फार्मूला दिया गया है फाउंड अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट ओवर स्पाइक्ड अमाउंट इनटू द 100। इससे इसकी जो थी वो परसेंटेज फाइंड आउट कर ली गई। स्पाइक रिकवरीज जो हैं वो नेक्स्ट टेबल में दी गई हैं और ये शो करवाया गया है कि स्पाइक रिकवरीज फॉर 18 एनालाइज सैंपल जो थी वो 95 से 109.92% के दरमियान में थी। ये टेबल दिया गया है जिसमें स्पाइक्ड अमाउंट्स भी दी गई हैं और रिकवरी डाटा टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे का सारा डाटा जो ऊपर दिखाया गया है इससे हम क्या चीज़ शो कर रहा है। अबाउट डाटा डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द डेवलप्ड HPLC photodiode array detected method was precise and accurate for quantitative determination of 18 tested constituents of the blooming balsamifera. Then बात करते हैं सैम्पल डिटर्मिनेशन की। सैम्पल डिटर्मिनेशन में क्या है कि जितनी भी हर्ब्स या बायोएक्टिव कंपाउंड्स में जितने भी हर्ब्स कंटेन मल्टीपल बायोएक्टिव कंपाउंड, ये चीज़ पहले भी साबित हो चुकी थी। पहले शुरू में ये चीज़ डिस्कस की कि जो हर्ब्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ द हर्ब्स यूजिंग अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेड मेथड। अगर हम ये चाहते हैं कि या अगर हम ये करना चाहें कि हम हर्ब्स की क्वालिटी को किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट की बिना पर कंट्रोल करना चाहें तो ये एक एक्सेप्टेड मेथड नहीं होता है। इस पर्पज़ के लिए एक ऐसा मेथड ज़रूरी था, हर्ब्स की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा मेथड ज़रूरी था जो कि मल्टीपल बायोएक्टिव कंपोनेंट्स को एक ही टाइम पर फाइंड आउट कर सकता, एक टाइम पर उनको एवेलुएट कर सकता, क्योंकि हर्ब्स की क्वालिटी के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स की डिटेक्शन ज़रूरी थी। तो इस पेपर में यही चीज़ जो है, यही मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इन द करंट स्टडी वी डेवलप अ सिंपल एंड एक्यूरेट एसआई method for simultaneous determination of 18 major compounds in the leaf of blooming balsamifera. The validated HPLC photodiode array detector method was applied to the simultaneous determination of 18 bioactive compounds in the leaf of blooming balsamifera collected from the different regions in the China. तो हमने इस मेथड को यूज़ किया HPLC के साथ फोटोडायोड एरे डिटेक्टर को कंबाइन करते हुए उसके 18 कंपाउंड्स को जो था वो डिटेक्ट कर लिया गया और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट टेबल में शो करवाए गए हैं।
ये सारे उनके 18 कंटेंट्स जो हैं जो डिफरेंट रीजन से हासिल किए गए थे, बताया गया है कि किस रीजन के अंदर कौन सा कंटेंट कितना मौजूद था। यूनान के अंदर कितना मौजूद था, यांगची के अंदर कितना मौजूद था, कोइसो के अंदर कितना मौजूद था, यहाँ पे वो सारे कंटेंट्स दिखाए गए हैं। बाद में सारी स्टडीज़ के बाद ये चीज़ देखी गई दैट कंपाउंड नंबर 43357 टेट्राहाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सीफ्लेमोनॉन ये सबसे ज़्यादा मौजूद था। जितने भी एरियाज़ में ये कलेक्ट किया गया, 4 के 4 एरियाज़ से अगर उसके लीव्स कलेक्ट किए गए थे, 4 के 4 एरियाज़ से लीव्स की कलेक्शन के बाद देखा गया कि 4 एरियाज़ के अंदर कंपाउंड नंबर 4 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। Furthermore, the content of each studied component showed marked variation among the different region. इसके अलावा ये हो रहा था कि जैसे जैसे रीजन वेरी करता जा रहा था, रीजन टू रीजन बहुत सारे कंटेंट जो थे, जो स्टडीड कंपोनेंट्स थे, वो चेंज होते, उनकी वेरिएशंस उनमें आती जा रही थी। किसी इलाके में कंपाउंड नंबर 1 बहुत ज़्यादा था, तो नेक्स्ट इलाके में तो कंपाउंड नंबर 1 जो था उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। इसका मतलब है इसलिए ज़रूरी था कि एग्रीकल्चर के एक अच्छा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो किए जाएं जिनमें स्टेबल और कंसिस्टेंट केमिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों, ताकि उनको बेहतर तौर पर मेडिसिन्स में यूज़ किया जा सके। तो इस सारी बहस के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि in the present study, simple and accurate HPLC photodiode error detector analytical method जो है was developed to quantify 18 bioactive compounds simultaneously in the leaves of blooming Balsamifera। यानी कि इस पेपर के अंदर HPLC को फोटोडायोड एरे डिटेक्टर के साथ कंबाइन करके ब्लूमी बाल्सेमिफेरा में 18 कंपाउंड्स की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है। This established HPLC method is helpful to improve the quality control of the leaves of Balsamifera and related downstream product। अब इस मेथड को यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ, और इस मेथड को यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि इससे लीव्स ऑफ ब्लूमिंग बाल्सेमिफेरा की जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प हुई है। उसका क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव हुआ है, और उसकी मदद से जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती थी उनकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है। This was my presentation. In this presentation I tried to explain a research paper. I don't know why the author has used too many difficult words. If you found any difficulty in pronunciation, in the meaning of the words, then you can ask me in the comments, or my class fellows also asked me personally। And नहीं कुछ भी समझ आता देन प्लीज़ उन वर्ड्स को गूगल सर्च करें और जो आपको समझ आता है उसके मुताबिक उनको समझ लें। अल्लाह हाफिज़।